हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि अभी आप लोग बीपीएससी मेंस की जोरदार तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि बीपीएससी मेंस का सीजन है। तो ऑब्वियसली कि आप लोग काफ़ी मेहनत से और काफ़ी तन्मयता के साथ बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और खूब ढेर सारे पढ़ाई किए होंगे। परंतु एक बात जरूर याद रखिए कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाए, यह एक कला है। और इस कला को जो समझ गया वो कम अध्ययन और कम सामग्री लेकर भी अच्छा नंबर ला सकता है, बनिस्बत कि अगर आपको लेखन कला नहीं आता है तो कितना भी पढ़ ले, कितना भी सारा सामग्री और आंकड़ा इकट्ठा कर ले, आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। और मैं कामना करता हूं कि आप अच्छा नंबर लाएं। इसलिए आज का जो सेशन होगा वो पूरी तरह से इस बात पर फोकस होगा कि बीपीएससी में कैसे आकर्षक उत्तर लिखें, ताकि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी लेखन कला के बारे में बात करूंगा जिसको फॉलो करके, जिसका पालन करके मैं ऑफिसर बना हूं और आपको भी ऑफिसर बनते देखना चाहता हूं। तो आइए हम बात करते हैं। आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है उत्तर लेखन कैसे किया जाए, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा हॉल से पहले और परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद। उसके बाद प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप क्या करेंगे और फिर उत्तर का कैसे प्रारूप तैयार करेंगे। आपको पता होना चाहिए उत्तर के 3 प्रारूप होते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष। तो सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर आकर्षक उत्तर कैसे लिखा जाए और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अंत में कुछ मॉडल आंसर का भी हम प्रदर्शन करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो कि संस्थान में टेस्ट दिए हैं और ये किस तरह से आंसर राइटिंग अच्छे ढंग से किया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने अच्छा किया है और कुछ विद्यार्थियों ने जो गलतियां की हैं वो भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज का सेशन बीपीएससी मेंस सारगर्भित, सटीक, संपूर्ण और आकर्षक उत्तर कैसे लिखें, हाउ टू राइट कंप्लीट आंसर। तो चलिए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस उत्तर लेखन यह एक कला है, जैसा कि प्रारंभ में भी मैंने बताया है। तो इस कला में है क्या, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो आपने बहुत ढेर सारा अध्ययन किया होगा, ठीक है, बहुत ढेर सारा अध्ययन किया होगा और इस अध्ययन के अंतर्गत आपके द्वारा काफी सारे ज्ञान अर्जन भी किया होगा, काफी सारे आंकड़े इकट्ठे किए होंगे, सामग्री इकट्ठे किए होंगे और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से आप बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र है उसके हिसाब से आप तैयारी भी किए होंगे। तो ये एक अलग चीज है, अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना, तैयारी करना, यह एक अलग चीज है। हालांकि इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। बिना अध्ययन किए, बिना ज्ञान अर्जन किए, बिना तैयारी किए आप परीक्षा में उत्तर लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपने रणनीति नहीं बनाया, यदि आप अध्ययन किए, ज्ञान किए, तैयारी किए, परंतु उत्तर के प्रारूप के बारे में नहीं सोचा, अच्छा उत्तर कैसे लिखे, उस कला को नहीं सीखा, तो आप बहुत अधिक नंबर नहीं ला सकते हैं। तो उसका क्या है कि अध्ययन तो है, लेकिन कैसा अध्ययन हमें करना है, हमें प्रामाणिक अध्ययन करना है। यानी इसके लिए अच्छी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोट्स ही पढ़ने में रह जाते हैं और जो ओरिजिनल बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसको नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ते रह जाते हैं और वो उत्तर का प्रारूप कैसे होना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स उत्तर लिखते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों में संतुलन होना चाहिए। हमें प्रामाणिक बुक भी पढ़ना है और जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कोचिंग संस्थान द्वारा नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, कोचिंग संस्थान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु चूँकि कोचिंग संस्थान में क्या होता है कि
एक रेडी रेकनर के रूप में आपको उपलब्ध कराया जाता है चीज़ों को, तो उससे क्या है कि कैसे उत्तर लिखा जाए प्रश्न की मांग के मुताबिक। तो इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं और उसके अनुसार से प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इतना चीज़ अगर कहीं भी हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो हम कर सकते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर कर दें, हमारे अग्रज कर दें, या कोई भी एक मित्र मंडली के लोग कर दें, तो वो हो सकता है। तो यही कारण है कि लोग कोचिंग में जाते हैं। दूसरा है कि जो ज्ञान है उसका परीक्षोपयोगी प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि आपने बहुत सारा चीज पढ़ा, अब बीपीएससी में 3 घंटा का समय है, 3 घंटा में आपको 8 क्वेश्चन लिखना है जीएस में, ऑप्शनल में आपको 6 क्वेश्चन लिखना है, अब तो निबंध आ गया है, निबंध में 3 क्वेश्चन लिखना है। तो इसके लिए समय प्रबंधन के अंतर्गत हम किन किन चीजों को लिखेंगे, कौन कौन सा ज्ञान वहां जरूरी है, और उसको भी सारगर्भित तरीके से संक्षिप्त रूप में कैसे हम प्रस्तुत करें, इन सब चीजों की भी जरूरत होती है। तो कैसे हम अपना जो ज्ञान जो अर्जित किए हैं, परीक्षा में जो जरूरी चीज है, जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो उसका कैसे हम उत्तर लिखें, वहां पर कैसे हम इन सब तथ्यों को समाविष्ट करें, ताकि उसका रिफ्लेक्शन जो है इस प्रकार से दिखे कि हमारे अंदर जो मैनेजमेंट है उस क्वालिटी को भी दिखाता है कि कम समय में, कम सामग्री में, कम तथ्य में हम कैसे एक संपूर्ण उत्तर लिख पाते हैं। तो परीक्षोपयोगी प्रदर्शन एवं प्रस्तुतिकरण और तैयारी तो आप किए हैं, तो तैयारी के दौरान भी आपने समय प्रबंधन रखा होगा कि भाई 10 घंटा पढ़ना है, फिर सोना है, फिर अन्य चीज़ें भी करना है, स्पोर्ट्स या अन्य जो अभिरुचियां हैं, हॉबी के लिए समय निकालना है, कुछ घर के कामकाज में भी समय हाथ बटाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने समय प्रबंधन किया होगा। तो समय प्रबंधन जो टाइम मैनेजमेंट है, तो ये काफ़ी जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका स्टडी के दौरान तो हुआ ही होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो यह जरूरी है कि अध्ययन के दौरान भी आपका समय प्रबंधन होना चाहिए, ताकि जो भी सेगमेंट है, जितने भी विषय का स्टडी हमें करना चाहिए परीक्षा के लिए, उसकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। और साथ ही अगर हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वहां प्रत्येक प्रश्न के पीछे हमें कितना समय देना चाहिए, तो इसका टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से होना चाहिए। इस बात को भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इन सब चीजों को करते हैं तो क्या होता है कि हमारी सफलता जो है तय हो जाती है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समय, कम समय में, जो निर्धारित समय है उसमें हम संपूर्णता में उत्तर लिख सकते हैं। तो यह एक लेखन कला है जिसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो आंसर आपका कैसा होना चाहिए, बीपीएससी मेंस का अगर दे रहे हैं एग्जाम, तो आंसर कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो ठान लेते हैं कि पूछना है जो पूछो, लिखेंगे वही जो हम जानते हैं, नहीं। और ऐसे में क्या होता है कि उनके पास ढेर सारी जानकारी होती है, और उनमें जो प्रश्न में डिमांड नहीं किया गया है, जो प्रश्न की मांग नहीं है, उन सब बातों को भी लिख देते हैं। या फिर क्या होता है कि लिखते लिखते वो आगे बढ़ जाते हैं और पता चलता है कि जो काफी सारे इधर उधर की बातें लिख दिए, और जो क्वेश्चन का मुख्य क्रक्स है, जो उसका डिमांड है, उसको लिखे ही नहीं, और उसको फिर क्या होता है कि एक आध पैराग्राफ में लिखकर निकल जाते हैं। तो वो नहीं है, सटीक लिखना है, प्रश्न को बार बार पढ़ना है, समझना है, प्रश्न के डिमांड को पढ़ना है, सटीक लिखना है, सारगर्भित लिखना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा लिटरेचर है, किताब में बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, उनमें से हमें क्या लिखना है ताकि हम उत्तर को संपूर्ण कर पाए और परीक्षक को संतुष्ट कर पाए। और हमें संपूर्ण लिखना है, यानी जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जितना भी उसका सेगमेंट है, जिन सब चीजों को देना चाहिए ताकि एक उत्तर कंप्लीट हो, तो वो संपूर्ण लिखना है, लेकिन संक्षिप्त में लिखना है। ये कला विकसित करनी होगी। और उत्तर को आकर्षक भी बनाना है, यानी ऐसा नहीं है कि कॉपी में आप जैसे तैसे लिख रहे हैं, उसमें राइटिंग डिसिप्लिन नहीं है, आपका राइटिंग अगर नहीं बढ़िया है तो भी उसको सजा कर अगर लिखें तो अच्छा हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करने का नियम, कैसे बिंदुवार लिखें, कैसे हम उसको फ्लो चार्ट बनाएं, कैसे चित्र बनाएं, कैसे मानचित्र बनाएं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उत्तर का प्रारूप मन में अगर सोच लेते हैं, तो अच्छा आंसर लिखाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि परीक्षा हॉल यानी एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि विद्यार्थी घर से निकलते हैं, तो निकलते निकलते देर हो गया, कभी रास्ता में जाम लग गया, कभी आपका गाड़ी पंक्चर हो गया। तो ये सब क्या होता है ना कि आपकी एकाग्रता को नष्ट करता है। आपके जो काम करने जा रहे हैं और उसमें जिस तरह से आप मनोयोग से लगे हुए हैं,
उसको एक तरह से खराब करता है। तो हमें क्या है कि जिस दिन हमें एग्जाम देना है तो उस दिन हम इस तरह से प्रफुल्लित रहेंगे, इस तरह से हमारी सुबह होगी कि बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग जिसको कहते हैं कि भाई सुबह जगे तो तरोताजा, रात में हम अच्छी नींद लिए, तरोताजा उठे, जगे और फिर अपना नित्य क्रिया किए सब समय के अंदर। क्योंकि हमें अगर एग्जाम हॉल तक पहुंचने में अगर आधा घंटा लगता है, आधा घंटा का सफर है, तो हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा मानकर चलेंगे। क्योंकि बीच में अगर किसी भी प्रकार की चीजें हुई तो आपको आपका जो मूड है वो ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो समय का पाबंद होना चाहिए। और फिर जरूरी चीजें भी आप पहले से ही एक दिन पहले ही सोच लें कि हमें कल क्या क्या ले जाना है। तो जो भी सामग्री है, कलम लेना है और भी जो चीजें आपको चाहिए, एग्जाम हॉल के लिए एडमिट कार्ड चाहिए, तो इन सब चीजों को आप रख लीजिए। अगर सांख्यिकी जिसमें पूछ रहा है तो उसमें कैलकुलेटर ले जाना है, स्केल ले जाना है, तो इन सब चीजों को आप रख लीजिए सामग्री। ठीक है, और फिर होता है रिवीजन। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे जिद्दी आंसर होते हैं, जिद्दी क्वेश्चन होते हैं, और वो क्या होता है उसमें कुछ फार्मूला होता है, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसे तथ्यों को, ऐसे फैक्ट को, ऐसे फार्मूला को हमको एग्जाम से कुछ घंटे पहले रिवीजन कर लेने से क्या होता है वो याद रहता है। ठीक है, या फिर एक आध क्वेश्चन को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि चलो उसको लास्ट टाइम में देखेंगे, तो लास्ट टाइम के लिए भी रखते हैं। और अगर उसको हल्के फुल्के ढंग से भी एक सरसरी निगाह से देख लिया जाए तो उसको अंतिम प्रश्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो रिवीजन कर लेंगे सुबह, हालांकि सुबह तो बहुत ज्यादा समय रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी 1 घंटा जरूर इसके लिए निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परीक्षा के दिन कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब बोलते हैं कि इतना दिन तो पढ़ा तो अब थोड़ा सा पढ़ने से क्या होगा। थोड़ा सा पढ़ने समय को देखिए, टाइम को देखिए कि भाई आप जा रहे हैं लिखने के लिए और उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर एक सरसरी नजर से रिवीजन कर लिए तो वो आपका तरोताजा रहेगा ना, उसका फॉर्मेट आपको याद रहेगा, बहुत सारे फैक्ट याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन का जरूर रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब कहने वाले बहुत तरह के बातें कहते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि हर लोगों का फार्मूला अपना अलग अलग होता है। दूसरों के फार्मूला से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अलग अलग होता है, इसलिए सबकी आदतें, सबकी जो व्यवहार है, जो क्षमताएं हैं, वो भी अलग अलग होता है। तो इसलिए अपने अनुसार से सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या ठीक है, और फिर समय से हम प्रस्थान कर लेंगे। प्रस्थान करने के लिए भी उचित वाहन का प्रयोग करेंगे, समय से पहुंचने के लिए हम वैसे रास्तों का प्रयोग करेंगे जहां हमें किसी भी प्रकार का झुंझलाहट नहीं हो, किसी भी प्रकार का हमें हतोत्साह नहीं हो। हम हमेशा प्रफुल्लित माइंड से एकदम जॉली मूड में रहेंगे। ठीक है, यानी ये हम बता रहे हैं कि परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले और बाद की क्या औपचारिकताएं होनी चाहिए। अब परीक्षा हॉल में बैठ गए तो हम एकाग्रता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, लोग क्या करते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर डिस्कस करने लगते हैं कि नहीं अरे बीपीएससी ये है तो वो है, गलत एग्जाम ले रहा है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो सीट बिक जाता है। ये सब फालतू की बातें, सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको एकाग्रता बनाए रखने के लिए बिल्कुल जो है आप हल्का फल्का मन में कुछ गीत गुनगुना सकते हैं ताकि आप प्रफुल्लित माइंड में रहें। अगल बगल से बहुत ज्यादा विवाद नहीं करना है, बात नहीं करना है। कभी कभी लोग चपरासी से भिड़ जाते हैं, गेट कीपर से विवाद कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि आपकी एकाग्रता को भंग करता है। ठीक है, इसलिए आपको जॉली मूड में रहना है। ठीक है, और खुशमिजाज ही रहना है, लगे कि एकदम बिल्कुल हम एग्जाम देने के लिए आए हैं और इस बार ऑफिसर बनना है, बिल्कुल जो है। तो इन सब चीजों को करना जरूरी है, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपना खुद ही एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि ऑप्शनल पेपर का एग्जाम था, फर्स्ट सिटिंग था, मैं पहुंचा, समय पर पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ कि जिस परीक्षा हॉल में जब हम कमरा में घुसा तो वहां पर जो सीट हमें अलॉट किया गया था तो उसका बेंच का एक जो है पैर टूटा हुआ था। तो पैर टूटा हुआ था तो उसको हम वहां पर जो चपरासी थे, जो 4th क्लास चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनको मैंने बताया कि ये टूटा हुआ है। तो बोला कि ठीक है हम इसको करवा देते हैं ठीक।
परंतु क्या हुआ कि वो गया तो फिर आया ही नहीं। उसके बाद मैं क्या किया कि अगल बगल से कुछ कागज उगज लगा के उसको नीचे डाल के उसको लेवलिंग पर लाया, तो थोड़ा ठीक हुआ, हालांकि फिर भी हिल रहा था। अब दूसरा घटना क्या हो गया कि जब कॉपी देने के लिए आया तो कॉपी में कुछ पेज फटा हुआ निकलने लगा, तो मैंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, फटा हुआ कॉपी हम नहीं लेंगे। तो बोला कि ठीक है दूसरा लेके आते हैं। वो भी गया तो नहीं आया, और तब तक क्या हुआ कि क्वेश्चन भी बंटना प्रारंभ हो गया। अभी अब क्या है कि कॉपी मिलने के बाद उसमें रोल नंबर वगैरह भरना पड़ता है, उसके लिए 2-3 मिनट कम से कम समय चाहिए। तो ये सब काम कर लेना चाहिए, आपको भी कर लेना चाहिए पहले, ताकि जैसे ही क्वेश्चन मिले हम उत्तर का प्रारूप तैयार करें मन में और लिखना प्रारंभ कर दें। तो वही बात हम सोच रहे थे। तो क्वेश्चन मिल गया और उत्तर पुस्तिका का पता ही नहीं है। और उत्तर पुस्तिका जब लेकर आया तो एग्जाम प्रारंभ हुए 5-7 मिनट गुजर गए। इस दौरान हमारा धीरज जवाब दे गया। हम वहां पर जो बांट रहे थे इन्विजिलेटर, उनसे भी झगड़ा कर लिया, ये क्या तरीका है, वो तरीका है। ऐसे क्या हुआ कि हम काफी आवेश में आ गया, मैं काफी आवेश में आ गया, और फिर उस दिन का पूरा एग्जाम खराब चला गया। यानी खराब का मतलब है क्या कि फिर हम 10 मिनट ही नहीं बल्कि मेरा 20 मिनट समय निकल गया, और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि मैं जहां उसमें 6 प्रश्न लिखना चाहिए उसमें हम 5 ही प्रश्न लिख पाए, और 5 मिनट में लास्ट वाला प्रश्न लिख पाए। तो ऐसा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपकी एकाग्रता भंग होती है। आपको एकदम जॉली मूड में रहना, आपको स्वीकार करने के लिए ऐसे ही चलता है, चलो ऐसे में ही हमको परीक्षा निकालना है। तो ये चीज है। तो परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले और बाद की जो औपचारिकताएं हैं ये भी काफी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आप कलम ले जाना भूल गए, या फिर क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड कहीं खो गया, या किसी अनर्गल मुद्दों में फंस गए। तो इन सब मुद्दों में नहीं फंसना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, उत्तर पुस्तिका मिल गया और आपने उसमें रोल नंबर और भी जो जरूरी सूचनाएं भरनी होती है उसको भर लिया। अब आप फिर वेट करने लगते हैं कि प्रश्न पत्र मिलेगा। प्रश्न पत्र जैसे ही मिलता है तो सबसे पहले जितने भी प्रश्न है उसको एक सरसरी निगाह से देख लेना है कि पूरे प्रश्न पत्र में कहां कहां कौन कौन से प्रश्न होते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि 1-2 प्रश्न को पढ़े और फिर उत्तर लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से क्या होता है कि उत्तर के चयन में दिक्कत होता है। जिस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं लिखना चाहिए था उसको भी वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर बीपीएससी जीएस की बात करें तो उसमें लगभग 12 प्रश्न रहेंगे, 16 प्रश्न रहेंगे। मेंस में ऑप्शनल में 12 प्रश्न रहेंगे और जीएस में 16 प्रश्न रहेंगे। तो उसको देख लेना है, सरसरी निगाह से आपको देख लेना है, और उसी दौरान चयन भी कर लेना है कि हम किस प्रश्न का उत्तर पहले लिखेंगे, 2 नंबर में किसको लिखेंगे। कम से कम पहला प्रश्न जो लिखेंगे उसका चयन जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ पाबंदियां भी होती है कि जो प्रश्न आप लिखने जा रहे हैं तो एक सेगमेंट मान लिया जाए कि जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें 3 सेक्शन है, इतिहास, कला एवं संस्कृति, दूसरा सेक्शन है समसामयिकी और तीसरा सेक्शन है सांख्यिकी। तो इतिहास, कला एवं संस्कृति सेक्शन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनको एक साथ लिखना है, समसामयिकी सेक्शन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उसको एक साथ लिखना है, और सांख्यिकी को एक साथ लिखना है। तो ये आप पहले तय कर लें किस सेक्शन का उत्तर लिखना है। अगर आपको पहले सांख्यिकी बनाना है तो 2 प्रश्न पहले सांख्यिकी बना लीजिए, और अगर आपको इतिहास बनाना है, इतिहास को लिखना है, तो इतिहास में 3 प्रश्न पहले चुन लीजिए, क्रम कोई भी हो। तो सेगमेंट का भी क्रम बनाना है और उत्तर जो प्रश्न जो है प्रश्न संख्या का भी क्रम बनाना है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न पत्र क्वेश्चन जैसे ही मिले तो प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है और प्रश्न का चुनाव करना है। क्या करना है? प्रश्न का चुनाव करना है कि कौन कौन से प्रश्न को लिखेंगे। 14 प्रश्न है, 16 प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है इनमें से अगर जीएस है तो 8 प्रश्न और ऑप्शनल है तो 6 प्रश्न। तो कौन कौन से 8 प्रश्न और 6 प्रश्न हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ विकल्प अधिक रहते हैं। तो इसको प्रश्न का चुनाव कर लिए, फिर क्रम का निर्धारण कर लिए। 1 नंबर में पहला प्रश्न हम क्या लिखेंगे, पहला सेगमेंट कौन सा रखेंगे, इतिहास रखें या कोई भी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न कौन लिखेंगे, तीसरा। ये एक बार कर लेंगे
बाद में इसको थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय के अनुसार जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा वो करना है, ठीक है। फिर समय प्रबंधन। अब समय प्रबंधन कैसे करना है, तो आप देखिए कुल मिला के आपके पास 3 घंटा समय है, यानी 180 मिनट। 180 मिनट और प्रश्न, अगर जीएस की बात करें, जीएस की बात करें तो 180 मिनट, और इसमें कितना है तो 8 प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो 8 प्रश्न लिखना है तो कितना मिनट का समय मिला, ये देख लीजिए कि कितना मिनट का आपको समय मिल रहा है। तो 8 दूना 16, बच गया 2, 20, तो मोटा मोटी 22 मिनट का आपका समय मिल रहा है। 22 मिनट में से प्रत्येक क्वेश्चन पीछे आप 180 नहीं बल्कि 170 मिनट ही रखिए, 170 मिनट रखिए, इसी को आप 8 से भाग दीजिए, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट आपका समय चला जाएगा, बीच में आंसर शीट का नंबर भरने के लिए अटेंडेंस शीट वाले आते हैं, इन्विजिलेटर आते हैं, आपके कॉपी में साइन करेंगे, कभी आपको थोड़ा पानी पीना पड़ जाएगा, या कभी प्रश्न को लिख कर फिर उत्तर सोचने में लग जाएगा, तो 10 मिनट आप निकाल दीजिए, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन पीछे आप 1 मिनट का कम से कम समय इसलिए निकालिए कि उत्तर का प्रारूप सोचने के लिए, कि अगर पूछा जा रहा है कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका भूमिका में हम क्या लिखें, फिर उसका जो मुख्य बॉडी है वो उसमें किन किन बातों को लिखेंगे, तो इतना कम से कम जरूर सोच लेना चाहिए। तो ये समय प्रबंधन, तो इस हिसाब से देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट ही समय बचता है। अब 20 मिनट का समय है, पहला क्वेश्चन लिखना प्रारंभ किए, तो ऑब्वियसली है कि शुरू में लोगों का जो स्पीड है, राइटिंग का जो स्पीड है वो कम होता है, तो कम होता है तो ठीक है, थोड़ा सा आप ज़्यादा समय ले लीजिए, 20 मिनट की जगह 22 मिनट 25 मिनट तक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आधा घंटा तक भी ले लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपका स्पीड खुलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग पहला प्रश्न लिखने में ही 40 मिनट 45 मिनट, कुछ तो इतने महावीर होते हैं कि वो 1 घंटा समय ले लेते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना है। आप यह सोच लीजिए कि आपको जो 8 प्रश्न लिखना है, इस 8 प्रश्न में से एक भी प्रश्न छोड़ दिए तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। आपको सभी प्रश्न लिखना है, कम से कम सभी प्रश्न को टच जरूर कर लेना है। तो ये 8 प्रश्न तो लिखना ही लिखना है। अब ऐसे में अगर एक क्वेश्चन लिखने में आप अधिक समय दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या है कि अगला प्रश्न पर दबाव बनेगा, और आप 2-3 प्रश्न बढ़िया लिख लेंगे, बाकी के जो प्रश्न हैं उसका उत्तर आप अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे, या 1-2 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम बढ़िया 5-6 क्वेश्चन लिखे, इससे अच्छा है कि खराब जो है वो 8 प्रश्न लिख दे, पूरा का पूरा लिख दे। कहावत में है भी है कि आप जानते हैं कि भाई स्वर्ग का द्वारपाल रहने से बढ़िया है कि हम नरक का राजा रहे, ठीक है। यानी 8 प्रश्न जो हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपको हम बोल रहे थे बिल्कुल खराब लिखिए, नहीं, संतुलन तो रखना ही है, लिखना है आपको अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में क्या होगा कि आपका अगला प्रश्न जो है वो छूटेगा। तो समय प्रबंधन आपको करना है हर हाल में, और समय का पाबंद भी होना है बिल्कुल। जो है जैसे ही देखिए कि आपका टाइम एक्सीड हो रहा है, उस क्वेश्चन को जल्दी कम में समेटिए, और कम में समेटने का आपका तजर्बा पहले से होना चाहिए। अगर आपने टेस्ट दिया होगा, हम तो सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि भाई टेस्ट जरूर दीजिए। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम को अगर 10-20 बार पहले कर लिए तो आगे आपको उस काम करने के लिए ना तो किसी प्रकार का डर होगा, ना झिझक होगा, ना संशय होगा, ना किसी प्रकार का असमंजस होगा। इसलिए रिहर्सल जरूरी है। तो रिहर्सल के लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, मेंस टेस्ट सीरीज को। अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनको दिक्कत हो सकता है, और जिन्होंने किया तो उसको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो समय का पाबंद होना चाहिए, और कम समय में कम जगह में कैसे हम अच्छे से दर्शाएं, यही तो आपका लेखन कला है। तो पूरी बहुत सारा नाना कहानी लिखना नहीं है, है ना। उसमें क्या है कि जो क्रक्स है उसको हम बिंदुवार लिखेंगे। अब क्या है कि प्रश्न की मांग को देखना है, प्रश्न की मांग, कि प्रश्न मांगा क्या है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं क्या करें, जैसे ही क्वेश्चन देखा मौर्य कला, आगे पढ़ा ही नहीं, मौर्य कला लिखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसके माइंडसेट में बैठा हुआ है कि जितना चीज हम जानते हैं उतना लिख देना है। नहीं ऐसा करना है। जितना चीज जानते हैं, आप बहुत चीज जानते हैं, उतना पूछ ही नहीं रहा है। एक बात आप जान लीजिए कि आप जितना जानते हैं वो बहुत जानते हैं,
बहुत कम चीज वहां पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको इस मतलब मोहपास में नहीं रहना है, आपको इस मुगालते में नहीं रहना है कि हम जितना जानते हैं सब चीज को लिखना है, नहीं लिखना है सब चीज। आप देखिए कि प्रश्न मान क्या रहा है, तो प्रश्न की डिमांड को समझिए, और इसके लिए प्रश्न की डिमांड को समझने के लिए और उसके अनुरूप आकर्षक उत्तर लिखने के लिए जो रणनीति है और तकनीक है, वो आजमाया हुआ तकनीक है, जिसको कहते हैं कूल ब्रेक एंड हीट। कूल मतलब कि प्रश्न जो देखे, ये प्रश्न आपको मिला, इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। प्रश्न पढ़ने में आप भले ही 1 मिनट का समय ले लीजिए, ठीक है, और प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में उत्तर का प्रारूप सोचिए कि क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ चीज हमारे काम में आ सकता है। जिस प्रश्न में आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है उसको छोड़िए, उसको साइड कीजिए, दूसरा प्रश्न पर विचार कीजिए। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन विकल्प है, कम से कम तो आपको 3 क्वेश्चन लिखने के लिए 4 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो वहां 6 क्वेश्चन होता है, 6 में 3 लिखना है, तो विकल्प बहुत है, ठीक है। तो आप सांख्यिकी की बात करें तो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लिखना है, तो जो नहीं पल्ले पड़ रहा है उसको छोड़िए, दूसरा प्रश्न देखिए। तो ठंडे दिमाग से उसको पढ़िए और फिर उसको तोड़ दीजिए, यानी ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक मतलब उसमें देखिए, तो आप पढ़ेंगे तो अमूमन जो जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, खास करके आप देखिए, अगर समसामयिकी के क्वेश्चन हैं, अगर जो है आपका जियो इकोनॉमी भूगोल अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, या फिर जो है राजव्यवस्था के क्वेश्चन है, तो इन सभी प्रश्नों में देखेंगे कि प्रश्न के 2-3 भाग होते हैं, ठीक है। तो सभी भाग को देखिए और उसको तोड़ दीजिए। आप कलम से अंडरलाइन करके भी वहां कर सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। हिस्ट्री में भी देखेंगे तो हिस्ट्री में भी कम से कम क्वेश्चन के 2 पार्ट जरूर रहेंगे, तो उसको ब्रेक कर दीजिए। अब जब ब्रेक कर लिए, यानी क्वेश्चन जो है उसको ब्रेक कर लिए, तब आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा, और तब आपको लगेगा कि बहुत कम हम उत्तर लिखकर भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक कर दिए, और उसके बाद फिर हिट करना शुरू किए, यानी कलम उठाए और फिर जो है एक अच्छा सा भूमिका लिखे, और फिर आगे उसका विस्तार दिए। विस्तार में कई बिंदु हो सकते हैं, कई पैराग्राफ हो सकते हैं, उसमें चार्ट बनाइए, ग्राफ बनाइए, मानचित्र बनाइए, चित्र बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए, और लास्ट में समीक्षा कीजिए और उसका निष्कर्ष लिखिए। अब इन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। भाई ये देखिए आपके सामने है उत्तर का प्रारूप, कैसे आपका उत्तर हो, ठीक है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूनिवर्सिटी वाले जो अकादमिक एग्जाम होते हैं उसमें, कहीं भी। ये एक आदर्श तरीका है, और इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। परीक्षक जो एग्जामिनर है वो, अब तो आज राजेंद्र प्रसाद जमाने के तो एग्जामिनर है नहीं आज, कि जो यह स्वीकार करे कि जिस बंदे ने कॉपी लिखा है वो हमसे कहीं ज्यादा जानकार है। हालांकि मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, हमारे पास जो टेस्ट देने के लिए आते हैं, उत्तर लिखते हैं, किसी किसी विद्यार्थी को तो मैं यह बोल देता हूं कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ठीक है। ऐसा बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये राजेंद्र प्रसाद के जमाने में होता था, जब उनकी कॉपी को देखकर उनके एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ठीक है। तो ऐसा तो आजकल मिलेगा नहीं, उसको लगेगा कि हम जांच रहे हैं कॉपी तो हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन वो बंदा आपके आकर्षक उत्तर को देखकर, आपके इस आदर्श प्रारूप को देखकर मोहित हो जाएंगे और नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा देंगे, ठीक है। तो क्या है, तो उत्तर का प्रारूप, संपूर्ण उत्तर को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला होगा भूमिका, पहला हम भूमिका को रखेंगे, प्रारंभ में हम भूमिका, और भूमिका कितना, एक पैराग्राफ में हम भूमिका लिखेंगे, एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। फिर दूसरा आइए विस्तार, इसका विस्तार, या फिर इसको बॉडी भी कर सकते हैं, मुख्य बॉडी, ठीक है। ये विस्तार हो गया। विस्तार का नाम डालेंगे तो बीच में डालेंगे, मध्य में, और यह उत्तर का मुख्य भाग है, बॉडी है। यहां पर हम अगर पैराग्राफ की बात करें तो 8 से 10 पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर बिंदुवार कहें तो कई बिंदु हो सकते हैं, अनेक बिंदु। आप अगर कारण परिणाम वाले प्रश्न है, 10-10 बिंदु मिलाकर 20 बिंदु भी लिख सकते हैं। इसी के अंदर आप आलेख बनाइए, चित्र बनाइए, मानचित्र बनाइए,
डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, डाटा को इंटर कीजिए, आकृति बनाइए, जहां जो जरूरी हो, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल हो, जहां जिस चीज की जरूरत है उसको बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। ये आपके उत्तर को ना सिर्फ प्रभावशाली बनाता है, बल्कि आपके जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसके लिए जो समय लग रहा है उस समय को भी बचाता है, और आपके कॉपी के स्पेस को भी बढ़ाता है। यानी जहां आप 30 पेज लिख सकते हैं, अगर डायग्राम और चित्र बनाते हैं, निश्चित तौर पर वहां 4-5 पेज और बढ़ जाएगा, यानी 34-35 पेज तक लिख सकते हैं। तो ये चीज है, यानी विस्तार। तो ये मुख्य भाग होता है, यहाँ मुख्य बिंदुओं को, जो क्वेश्चन का क्रक्स है, जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं वो यहाँ पर आएगा। अब दर्शाने का आपके पास काबिलियत होनी चाहिए इन जितनी चीजों को हम बताएं वो। और उसके बाद अंतिम में निष्कर्ष। तो अब प्रश्न के हिसाब से हम इस निष्कर्ष को 2 भाग में भी बांट सकते हैं अंतिम में, 1 या 2 पैराग्राफ। अगर 2 पैराग्राफ लिखना हो तो 1 पैराग्राफ में आप समीक्षा लिखेंगे। अब समीक्षा में क्या लिखेंगे इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, और अंत में एक निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से ये जो उत्तर का प्रारूप है, ये उत्तर का प्रारूप दर्शाता है कि आपका एक कंप्लीट उत्तर है, इसमें किसी चीज का कमी नहीं। कई सारे विद्यार्थियों का हमने कॉपी जांच किया है तो उसमें देखा है कि कुछ लोग निष्कर्ष ही छोड़ दिए, कुछ लोग समीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे प्रश्न है कि क्या बिहार का राज्यपाल एक कठपुतली है, ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, भूमिका में क्या लिखेंगे, विस्तार में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो आप फैक्ट तो जान ही रहे हैं। तो भूमिका में हम उन बातों को दर्शा देंगे, यानी क्या दर्शा देंगे कि जो प्रश्न की मांग है, जो प्रश्न में जिन बातों को कहा जा रहा है, और उस संबंध में हमारा क्या मत है, हमारा क्या नजरिया है, निष्कर्ष नहीं नजरिया, उसकी झलक हम दिखा देंगे। तो भाई राज्यपाल जो होता है वो बिहार के शासन का प्रमुख होता है, राज्य का शासन का प्रमुख होता है। उनके पास सारी शक्तियां होती है, कार्यपालक प्रधान होते हैं, परंतु राज्यपाल अपने उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसके शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्री परिषद करता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का पद की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल एक कठपुतली है। ठीक है, आइए हम इन पर विचार करते हैं, या इस स्थिति में मुख्य बातें इस प्रकार है। अब पहले हम बॉडी में, तो बॉडी जो मध्य में, इसके बाद शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे। और दूसरे भाग में लिखेंगे कि राज्यपाल की इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है। तीसरा भाग अगर बना सकते हैं तो फिर लिखेंगे कि राज्यपाल के पास उसके अलावे जिन शक्तियों को कोई दूसरा प्रयोग करता है, उसके अलावे कि राज्यपाल जो ये शक्तियां उसे मिले, इसके अतिरिक्त कौन कौन सी शक्तियां हैं जो उसको पावरफुल बनाता है। विवेकाधीन शक्तियां हैं, विश्वविद्यालय के जो कुलपतियों की नियुक्ति का है, इस तरह के जो भी मामले वो लिखेंगे एक्सेप्शन में। और फिर अंत में समीक्षा में लिखेंगे कि हालांकि उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का पद बिल्कुल औपचारिक है और इसका कोई अहम नहीं है, कोई रोल नहीं होता है, परंतु उपरोक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्यपाल एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनके पास भी कई सारी शक्तियां हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, निष्कर्ष में लिखेंगे, है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राज्यपाल एक कठपुतली मात्र है। हाँ, जहां तक एक्टिंग के रूप में है, काम करने की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने के रूप में है, तो वहां पर इनका जो रोल है वो कम है, फिर भी राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद है। तो ये कमोवेश इस प्रकार का अगर आप तैयारी किए हैं तो भाषा अपने आप सुधरता चला जाएगा और इस प्रारूप में हम लिखेंगे। अब आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, प्रत्येक पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। भूमिका कैसा होना चाहिए, चलिए भूमिका। तो भूमिका के लिए क्या करते हैं लोग कि बहुत बड़ा बड़ा कोटेशन या फिर अलंकरण युक्त शब्द का प्रयोग करते हुए ऐसा करते हैं कि हास्यास्पद बना देते हैं। ठीक है, कई कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसके जो एक्टर होते हैं वो बताते हैं कि भूमिका ऐसा लिखिए ना
कि एकदम जो है ना उसमें तमाम सारे तड़क भड़क हो, लगे देखने में कि भाई बंदा, अरे ऐसा नहीं है बात भाई। वो क्वेश्चन का उत्तर मांग रहा है कि आपको कविता कहने के लिए कह रहा है, आपको शायरी कहने के लिए थोड़ा ना कह रहा है, आपको तुकबंदी करने के लिए थोड़ा ना कह रहा है। आप सीधे प्रश्न शुरुआत कीजिए, सीधा प्रश्न से आरंभ कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, उस बात को आप पहले रखिए। ठीक है, प्रश्न की मांग, जो प्रश्न का डिमांड है, उसका महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रश्न कोई आंकड़ा, कथन, विवाद और रिपोर्ट का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर सभी पक्ष का संतुलन देते हुए आपको लिखना है। हालांकि यहां निष्कर्ष नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ये बात रख लेना है कि प्रश्न में ये बात पूछा गया है। ठीक है, इस संदर्भ में हमारा ये, ठीक है। अब संक्षिप्त क्या है कि बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे। अधिकतम कितना, 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसी में हमारा भूमिका हो जाएगा। और इसको अधिक सजावट, अलंकरण युक्त शेरो शायरी या फिर महत्वपूर्ण कथन, विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी ने ये कहा था, वो कहा था, हमने कई संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में ऐसे नोट्स देखे हैं विद्यार्थियों को लिखाते, बेकार है, रद्दी का टोकरी है, फेंक दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है बीपीएससी को। यूपीएससी में तो खैर आपको नंबर भी काट लेगा अगर ऐसा लिखेंगे तो। ठीक है, एकदम सीधे सीधे प्रश्न पर जाइए और प्रश्न में जो पूछा जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में प्रयोग कीजिए और उसको प्रारंभ कीजिए। ठीक है, ये भूमिका हो गया। अब चलते हैं हम लोग विस्तार में। अब ये तो मुख्य बॉडी है प्रश्न का, तो ये कई खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, जैसा प्रश्न होता है, अब प्रश्न ही अगर 2-3 खंड में है तो ये भी 2-3 खंड में होगा ही। बहुत सारे प्रश्न कारण परिणाम से होते हैं, कई सारे, जैसे कि प्रश्न ऐसे भी रह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है और इसके क्या परिणाम है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी समग्रता से, समय आपको 20 मिनट, तो यही है, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, मैक्सिमम आउटपुट, यानी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम से कम संसाधनों में आप अधिक से अधिक लोगों को संतुष्टि पूर्वक अगर वितरण कर देते हैं, यही तो प्रबंधन है। और आप चूंकि ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर ये मैनेजमेंट की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। तो ये तो आपका उत्तर लेखन से ही पता चलेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और बिहार सरकार इससे निपटने में कितना सक्षम है। अब यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन का कितना सेगमेंट हो गया, जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं, ये हो गया पहला सेगमेंट। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, दूसरा, जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम है, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयोग किया जा रहे हैं, चौथा, भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, पांचवा, और बिहार सरकार द्वारा छठा। अब 6 सेगमेंट एक एक क्वेश्चन में रहे तो समझिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है प्रश्न लिखना। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि ये काफी आसान है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर सब में जानते हैं, इवन कि आपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल तैयारी नहीं की है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं कि आपको अवसर मिल रहा है ना। आप जो है सब में 2-2, 4-4 पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उतना तो सबको याद रहता है। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी किए हैं तो क्या जरूरी है भाई, जलवायु परिवर्तन का एक परिभाषा दे देंगे, इसको आप भूमिका में ही देके निकल जाएंगे। फिर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण, अब कारण है 5 पॉइंट मुख्य दे दिए, इसको बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है, सबको जानता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, वाहनों, मोटर वाहनों का उगलती हुआ धुआं, चिमनी, ये सब सारी चीज है ना, तो इसको कर देंगे। कौन कौन सी गैस जिम्मेवार है वो सब डाल देंगे। फिर जो है अब है परिणाम, तो परिणाम क्या होगा भाई, बहुत बड़ा आबादी का विस्थापन होगा, समुद्री तट डूब जाएंगे, ठीक है, जल स्तर समुद्र का ऊंचा उठ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। पहले 5-6 पॉइंट देके इसको खत्म कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है, तो इसके लिए यूएनएफसीसी है, ठीक है, आईपीसीसी का रिपोर्ट है, उसके बाद सीओपी का होता है, कई बाध्यकारी नीतियां हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, तो सबको देते हुए भारत सरकार द्वारा जो मिशन 8 है उसका जिक्र करेंगे, और बिहार सरकार द्वारा जो भी जैसे जल जीवन हरियाली योजना, तो ये सब सारा को कोट करते हुए उत्तर हमारा 20-22 मिनट में हो जाएगा। यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर इस तरह का प्रश्न आता है जरूर उसको चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए, चूंकि उसका डायमेंशन क्वेश्चन का बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा डायमेंशन में आप 20 से 22 मिनट में लिखना है
तो जो भी आपके पास उपलब्ध जानकारी है तो उसके आधार पर बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे कई खंडों में क्वेश्चन, तो इसके कई पहलू हो सकते हैं, जैसे आर्थिक पहलू हो सकता है, सामाजिक पहलू हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक, भौगोलिक, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। इतने सारे पहलू अमूमन होते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन वैरी करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको सरकारी नीतियों, रिपोर्ट, विद्वानों के विचार इत्यादि का समावेश करने से आपका उत्तर और मजबूत होगा। बिंदुवार लिखिए तो बढ़िया है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 करके, है ना, या फिर शीर्षक देके लिखिए, हेडिंग देते हुए। हेडिंग को अंडरलाइन जरूर कीजिए, हाँ, जो मुख्य शब्द है उसको भी जरूर अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। या फिर इस तरह का साइन बना के लिख सकते हैं, इस तरह का साइन बना के लिख सकते हैं, कुछ लोग इस तरह का साइन बना के लिखते हैं, कुछ ऐसे साइन बना के लिखते हैं, तो जो भी है, ठीक है। तो इस तरह करके आप बिंदुवार लिख सकते हैं। और अवय का कि जहां आपको बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फाइंड्स नहीं है, तथ्य नहीं है, आपके पास समय भी बहुत कम है, तो वहां पर पैराग्राफ में भी लिख कर निकल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा पैराग्राफ लिखेंगे। अगर अंतिम क्वेश्चन है, आपके पास 10 ही मिनट का समय बच गया दुर्भाग्य से, और 10 मिनट में ही एक प्रश्न लिखना है, तो वहां आप बहुत ज्यादा बिंदुवार ना लिख के छोटा छोटा पैराग्राफ में लिख कर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये रणनीति आप अपना सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब उत्तर में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता क्या है? तो एक क्रमबद्धता क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि वो लिख तो रहे हैं, लेकिन उनके जो लेखन होता है उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। सिंक्रोनाइजेशन से मेरा मतलब है कि क्रमबद्ध, यानी एक शब्द का दूसरे शब्द से इंटरलिंकिंग होना चाहिए, यानी आपको सेंटेंस पैटर्न पता होना चाहिए। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से इंटरलिंकिंग होना चाहिए, और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंकिंग होना चाहिए। यानी हम जो वाक्य कहेंगे तो वाक्य विन्यास की समझ तो हमें होनी ही चाहिए कि किसी चीज को हम दर्शाते हैं तो कैसे आकर्षक रूप से हम दर्शा सकते हैं, उसके लिए वाक्य विन्यास का जानकारी होना चाहिए। कहाँ पर हम कोमा देंगे, कहाँ फुल स्टॉप देंगे, ये सब चीजों का प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोले एक कोमा ही मीनिंग को कितना बदल देता है, उसको आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रुको मत जाओ, ठीक है, ये एक है। अब इसका देखिए कि इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम लगा देते हैं, यहां पर कोमा लगा देते हैं, यहां पर कोमा लगा दिए। अब पढ़िए इसका मीनिंग क्या होता है, रुको मत जाओ, यानी रुक जाना है, जाना नहीं है, रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, बिल्कुल रुक जाओ, जाना नहीं है। अब यहां से हम हटा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं कोमा। अब क्या होता है, रुको मत जाओ, यानी रुकना नहीं है, चले जाना है। यानी देखिए कोमा जो है कितना जो है मीनिंग को चेंज कर दे रहा है। तो ये जरूरी है कि आपको सेंटेंस पैटर्न पता होना चाहिए, कहां कहां पे किस प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स लगे होने चाहिए, लगना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या है कि एक बात, एक तरह की बात जो है वो एक पैराग्राफ में कहेंगे, जैसे ही दूसरी प्रकार की बात हम कहने जा रहे हैं तो उसके लिए दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरी प्रकार की बात कहने जा रहे हैं तो तीसरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, या अलग अलग शीर्षक के तहत भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये बीपीएससी का कुछ इसी प्रकार से रहेगा कॉपी, इसमें यहाँ पर बीपीएससी लिखा रहेगा या नहीं भी लिखा रह सकता है। तो इसमें हम एक प्रश्न का बताते हैं कि कैसे लिखना है। मान लिया जाए कि आपको लिखना है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखना है, प्रश्न संख्या 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। और ये 3 जो लिखे हैं तो मान लिया जाए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या बहुत कुछ लोग उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर 3, ये भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे घेर देते हैं, ठीक, ये तरीका है। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या देखिए, इधर तो कुछ लिखना नहीं। अब हम शुरुआत किए यहाँ से लिखना, तो यहाँ से लिखना, तो हमेशा जब शुरुआत करेंगे तो एक शब्द छोड़कर लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखना शुरू किए, ये लिखे, ये लिखे, ठीक है, फिर यहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ समाप्त हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ कहाँ से लिखेंगे, तो दूसरा पैराग्राफ एक शब्द और एक लाइन छोड़कर, तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां समाप्त हुआ, यहां पूर्ण विराम है, तो यहीं से पैराग्राफ
दूसरा पैराग्राफ शुरू कर देते, नहीं, हमेशा एक शब्द छोड़कर, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब ये पैराग्राफ यहाँ समाप्त हुआ, फिर यहाँ से शुरू करेंगे या फिर बिंदुवार लिखें। अब मान लिया जाए कि प्रश्न में हमको बिंदु देना है, प्रश्न में हमको बिंदु देना है, कैसे देना है? कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बिंदु भी जो आंसर के अंदर का बिंदु है उसको भी यहां देते हैं, यहां देते हैं, ये गलत है, यहां नहीं देना है, ठीक है। ये तो प्रश्न संख्या हो गया, इधर जब भी देना है तो प्रश्न की ही संख्या देना है। मान लिया जाए कि आपने कुछ लिखा और यहां से आप शीर्षक देना चाहते हैं, इसके निम्नलिखित बिंदु हैं या इसके निम्नलिखित कारण है, नंबर 1, तो यहां दीजिए ना भाई, यहाँ हेडिंग दे दीजिए, शीर्षक, जो भी शीर्षक देना है शीर्षक दे दीजिए, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, अब फिर लिखना शुरू कीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, फिर नंबर 2, ठीक है, फिर यहाँ एक शीर्षक दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ, फिर नंबर 3, ऐसे। तो यहाँ इधर कतई नहीं देना है, इधर हमेशा जो रहेगा वो प्रश्न की संख्या रहेगी। तो ये भी बात लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। अब आइए कुछ हम यहाँ पर आदर्श लेखन का बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे संस्थान के एक विद्यार्थी द्वारा लिखा हुआ है, इसको टेस्ट देने के बाद ये कॉपी यहीं छोड़ गए थे, तो इसको दिखाने के लिए, जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है, ये चेक किया हुआ है, किस तरह से इन्होंने जो हेडिंग दिया है उसको अंडरलाइन किया है, ठीक है, और बाकी जो इसको बिंदु लिखना था इस तरह के वो दर्शा के लिखे हैं, इस तरह करके एरो मार्क्स देते हो। यहाँ पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखिए कि कैसे इन्होंने ग्राफ का प्रयोग किया है, इसको देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए कॉपी जांच करके वो भी दिया हुआ है, फीडबैक भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गलत है, जो तरीका है ये गलत है, यहाँ प्रश्नों की संख्या यहाँ होना चाहिए, ठीक है, 6 जो दिया है ये एक गलती है। यहाँ पर तुलनात्मक था, किसी चीज का कंपैरिजन करना था, किस तरह से 2 भाग में करके दिखाया है, इसको देख सकते हैं, देखिए। ये एक ठीक ठाक कॉपी लिखा हुआ था जिसका प्रारूप हमने आपके सामने रखा है। आप भी अगर चाहें तो इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं, संस्थान में आके इसकी व्यवस्था होती है और काफ़ी सारे विद्यार्थी सफल भी होते हैं, यहाँ से ऑफिसर बनकर सफलता प्राप्त करते हैं। तो यह एक उत्तर का प्रारूप था जो कि मेंस टेस्ट सीरीज के जरिए इसको लिखा गया था, आप भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आकर्षक उत्तर कैसे लिखा जाए। अब एक तो तरीका होता है कि भाई बहुत सुंदर सुंदर गोल गोल मोती जैसे अक्षर में लिखें, परंतु दुर्भाग्य है कि सभी का जो राइटिंग होता है, जो सुलेखन होता है, वो एक जैसा होता नहीं है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, कुछ प्रैक्टिस का भी कमाल है, जिन्होंने बचपन से अपने राइटिंग पर ध्यान दिया है उनका राइटिंग अच्छा होता है, या कुछ जो है बाय नेचर ही ऐसा होता है कि वो सुंदर लिखते हैं। लेकिन जो सुंदर नहीं लिख पाते हैं, गोल गोल नहीं लिख पाते हैं, वह भी अपने लेखन कला में सुधार करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, अपने लेखन कला को काफ़ी आकर्षक बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है राइटिंग डिसिप्लिन। तो राइटिंग डिसिप्लिन के अंतर्गत कई बातों को हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें बिल्कुल सीधा लिखना, कैसे शब्दों का जो पैराग्राफ का सेटिंग है वो सब है, लाइन कैसे बनाएं, तो ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आकर्षक उत्तर कैसे लिखें। आकर्षक उत्तर के लिए जो पहला जो है कि सुंदर लेखन, तो चलिए उसको तो आप लेखन की सजावट के साथ और डिसिप्लिन राइटिंग के साथ आप उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं वो देखिए कि फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट का जरूर प्रयोग करें जब भी किसी चीज़ को दर्शाना हो। मान लिया जाए कि जैसे 1857 विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, तो उस कारण को आपके पास समय कम है, तो समय कम है, तो इस तरह के आप फ्लो चार्ट बना के दर्शा सकते हैं। यहाँ पर कारण आप दे सकते हैं या परिणाम दे सकते हैं। तो अगर कारण परिणाम वाला प्रश्न हो तो यहाँ पर इस तरह के फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर टाइप्स वाला चीज हो तो टाइप्स वाला में जैसे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार का, तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो इस तरह के फ्लो चार्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ऐसे ही शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जरूर इस प्रकार का प्रयोग करें।
कुछ संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संकेत क्या हो सकते हैं कि मान लिया जाए गरीबी बेरोजगारी, तो कैसे ये एक दूसरे इरिवर्सिबल होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। अगर गरीबी बड़ी बेरोजगारी है तो अशिक्षा होगा, और इस कारण से लोग क्या होंगे ना कि तमाम तरह की भ्रांतियां और परंपराओं से जकड़े रहेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण होगा। ठीक है, उनके पास उस प्रकार का सुविधा नहीं होगा, मनोरंजन का अभाव होगा, वो बच्चों को ईश्वरीय देन मानेंगे, यह भी मानेंगे कि बच्चे बुढ़ापा की लाठी होते हैं, तो इससे जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ेगा इससे क्या होगा कि गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ेगा। तो ये संकेत से दर्शा सकते हैं। और अगर मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दिखाना हो, तो परिणाम के लिए इस तरह के फ्लो चार्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, प्रदूषण, अराजकता, अव्यवस्था, ये जितने भी चीज है वो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। तो इस मैप का प्रयोग कर सकते हैं, इस संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, मानचित्र का जरूर प्रयोग करें। इवन कि आप हर प्रश्न में स्कोप खोजिए कि कहीं अगर मानचित्र का स्कोप नजर आता है तो उसका हम जरूर प्रयोग करें। जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो भारत का मानचित्र है और इसमें जो भी तथ्यों को दर्शाना है उसको दर्शाइए, परंतु जो चीज नहीं मांगा जा रहा है उसको भी आपको दर्शाना चाहिए। जैसे कि ये हो गया आपका अरब सागर, अरबियन सी, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हुआ, इधर हिंद महासागर होगा, हिंद महासागर, यहाँ पे श्रीलंका होगा। इस तरह की चीजों को दर्शा सकते हैं। इधर हो गया खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, इधर है ना। इस तरह से ये भारत का, दक्षिणी भारत का अगर मांगा जाए तो इतना चीज को आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बिहार का मानचित्र है, तो बिहार का सीधा मानचित्र बनाइए। इसको गंगा नदी बीच में है, दो भाग में बांटता है। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी बिहार, ये हो गया नॉर्थ बिहार। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, उन नदियों को दर्शा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मैदान, पठार, जैसी जरूरत हो, ठीक है, उसको आप दर्शा सकते हैं। तो मानचित्र का जरूर प्रयोग कीजिए। इवन कि आप स्कोप खोजिए कि मानचित्र कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपके जो उत्तर का जो आकर्षण है उसको और बढ़ा देगा। कई सांख्यिकी तरीका भी आप अपना सकते हैं। जैसे कि आप अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्र में क्या है, कृषि है, उद्योग है और सेवा है। सेवा क्षेत्र का और विस्तार हुआ है, उसमें 2 और बढ़ गया। पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर जानते थे, लेकिन अब 5 सेक्टर हो गए। 5 सेक्टर में एक तो हो गया कुशल व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति जो कि किसी खास जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, और दूसरा है उच्च निर्णयन, IAS, नेता, राजनेता जो ये होते हैं, तो हाई डिसीजन मेकिंग वाले जो लोग होते हैं वो। कुल मिला के 5 सेक्टर अर्थव्यवस्था बट गया। या फिर इस तरह के आप वेन आरेख का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आप दिखा सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है दोनों तरफ से मिलता है। तो इस तरह के आंकड़ों का भी, इस तरह के चित्र को भी प्रयोग करके और सांख्यिकी रूप दे सकते हैं, कोई आंकड़ा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं कि आप देखिए शीर्षक एवं महत्वपूर्ण शब्दों, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होगा उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को शुरू से यह हैबिट रहता है अंडरलाइन करने का। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ये काम नहीं करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी विद्यार्थी जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है उसको अगर अंडरलाइन करें तो निश्चित तौर पर परीक्षक को आपका कॉपी जांचने में, पढ़ने में कम मेहनत करना पड़ेगा और वो आपको ज्यादा नंबर देंगे। पैराग्राफ का प्रारंभ जो है, जो पहले भी मैंने बताया, एक शब्द छोड़कर, और अगर पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक लाइन छोड़कर, ऐसा करना चाहिए। साफ एवं सुस्पष्ट अक्षर होना चाहिए, और लेखन कला सुलेखन होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं, गोल गोल नहीं लिख पाते हैं, तो लेखन में सजावट होना चाहिए। ठीक है, यानी एकदम अगर हम लिख रहे हैं तो एकदम सीधी लाइन में लिखेंगे, सीधी लाइन में लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, तिरछा लिखते हैं, उससे देखने में खराब लगता है। और लेखन अनुशासन, सीधी लाइन, एक, और फॉन्ट का साइज भी एक समान होना चाहिए। अब एक आदर्श फॉन्ट साइज भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या आदर्श फॉन्ट साइज भी होना चाहिए। पहले हम चल लेते हैं निष्कर्ष पर। अभी ये सब तो चल रहा था, परीक्षा जो आंसर है, आंसर का मुख्य बॉडी पर चल रहा था। ये सांख्यिकी तरीका हो सकता है दर्शाने का, इस तरह का चार्ट का भी प्रयोग करें। अब आइए निष्कर्ष पर कि हमारा निष्कर्ष कैसा। तो हमने भूमिका लिखा और मुख्य बॉडी लिखा और हमारा 20 मिनट का समय निकल गया। अब 1 मिनट में हम निष्कर्ष को लिखेंगे। तो निष्कर्ष आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो
अब मैंने बताया जैसा कि निष्कर्ष के भी दो भाग होने चाहिए। अंतिम में जो आप लिखेंगे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के भी दो भाग होने चाहिए, एक समीक्षा और दूसरा निष्कर्ष। तो ये समीक्षा जो है वो अंतिम से पूर्व का पैराग्राफ है। अंतिम जो पैराग्राफ जो निष्कर्ष का रहेगा उससे पहले आप समीक्षा को लिखना चाहिए, अगर प्रश्न की मांग के अनुसार से सेट हो रहा है। जैसे कि मैंने राज्यपाल का उदाहरण दिया था, तो राज्यपाल में समीक्षा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत विवादास्पद क्वेश्चन पूछा गया जिसके कई पहलू हैं। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीक्षा में हम अगर कई पहलू हैं तो उसके बीच तुलना लिखेंगे, जो पक्ष अधिक मजबूत है पक्ष को लिखेंगे, सही तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि इधर की बात उधर की बात दोनों मिला के हम बीच में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर अगर कोई आलोचना है, ठीक है, तो आलोचना जरूर लिखेंगे। आमतौर पर किसी प्रश्न को क्या होता है कि लिखा रहता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो हम उसका आलोचना लिखते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमें उत्तर में अधिक नंबर मिले प्रश्न का उत्तर में, तो आप जहां नहीं भी पूछा जा रहा है वहां भी आलोचना के बिंदु जरूर शामिल करें। एक दो लाइन ही सही, लेकिन आलोचना के बिंदु अवश्य शामिल करें। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अगर चीज है, कोई अगर पहलू है, जैसे मान लिया जाए कि ये पूछा जा रहा है कि भारत से लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं, तो पलायन कर रहे हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू क्या होगा, विदेशों में पलायन करते हैं तो वहाँ से विदेशी मुद्रा आता है, ठीक है, जो कि हमारे जीडीपी में बढ़ता है एक तरह से। और अगर जो है नकारात्मक पहलू को रखें तो नकारात्मक पहलू के अंतर्गत होगा कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, मेधा का पलायन होता है, जो काम वो भारत में कर सकते थे उसको विदेश में जाके करते हैं। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बिंदु होना चाहिए। और उसके बाद अगर निष्कर्ष की बात करें तो अंतिम पैराग्राफ में जो निष्कर्ष लिखेंगे, तो ये निष्कर्ष आपका कैसा होना चाहिए, इस बात पर जरूर आप फोकस करेंगे। तो ये संपूर्ण जो उत्तर आप लिखें उसका सारांश होना चाहिए, ठीक है, एक संतुलित टिप्पणी होनी चाहिए, और ये जो आप तथ्य लिखे हैं उसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है ना, दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है, उसको जरूर लिखें। यानी भविष्य पर भी आपकी नजरें टिकी होनी चाहिए। इसकी वर्तमान पर प्रासंगिकता क्या है ना, वर्तमान में ये जो प्रश्न पूछा गया उसका कुछ रिलेवेंसी है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में इस प्रकार से हुआ। तो ये ठीक है। और फिर मानव कल्याण का क्षेत्र, जो जिस प्रश्न को आप लिख रहे हैं तो उसका मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर के क्षेत्र में या विश्व कल्याण के क्षेत्र में क्या भूमिका हो सकती है, और फिर अपना देश या राज्य के विकास के लिए यह कितना उपयोगी, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की बात आ जाए तो इसमें आप देखिए बहुत सारा हो जाएगा कि भाई इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, वर्तमान प्रासंगिकता क्या हो सकता है, मानव कल्याण के लिए तो भाई, और देश राज्य का विकास को चार चांद लगा सकता है। अगर बिहार में ही फूड प्रोसेसिंग बढ़िया से काम करने लगे तो क्या होगा, ये राज्य का जो आमदनी है, राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है उसको काफी बढ़ा सकता है। ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो ये आपके सफलता के सफर में हम सफर के रूप में करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी द्वारा ये प्रस्तुति थी। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मॉडल कॉपी को भी आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को लिखा जाता है और कौन अच्छा लेखन है और किस में क्या क्या कमी है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये कॉपी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लिखा गया है। संस्थान के द्वारा जांच कर इसको किस तरह से फीडबैक दिया गया है इसको भी आप देख सकते हैं, फीडबैक दिया गया है, ठीक है। और एक तो कंबाइंड फीडबैक दिया गया है, कॉमन फीडबैक, और पर क्वेश्चन भी फीडबैक दिया गया है। ये बहुत सारे कॉपी पड़े हुए हैं अभी जो विद्यार्थी ले नहीं गए, एग्जाम की व्यस्तता बाद में ले जाएंगे, उन्हीं में से एक कॉपी में उठाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन वाइज भी फीडबैक दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह से ये है। तो ये एक अच्छा लेखन इसको कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम। एक मैं दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने फ़ॉन्ट की बात किया था कि आपका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो आपका फ़ॉन्ट ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना अधिक छोटा होना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, हमारे संस्थान के एक विद्यार्थी हैं, एक काफ़ी मेधावी विद्यार्थी हैं और काफ़ी संतुलित उत्तर भी लिखते हैं।
लेकिन देखिए इसके उत्तर को आप देख कर लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ये बड़ा लिखते हैं, और बड़ा लिखते हैं तो क्या होता है कि अमूमन इसका कॉपी जो है 3 घंटा में 36 पेज भर जाता है। तो हम बार बार उसको यही सलाह देते हैं कि थोड़ा सा छोटा लिखा करो, थोड़ा सा छोटा लिखा करो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बचेगा, जगह भी बचेगा, है ना। इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा करके लिखा गया। अब एक कॉपी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब इसका फॉन्ट देखिए, इस लड़के ने लिखा है तो इसका कितना छोटा छोटा राइटिंग है, ठीक है। ये आपको देखने से भी बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये इतना छोटा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए लग रहा है कि पेज बचाने का कोशिश किया गया है। इससे क्या होगा कि आपका 3 घंटा समय बीत जाएगा और पता चलेगा कि आप 18-20 पेज ही लिख पाए हैं, ठीक है। ये नीचे भी काफ़ी सटा दिया है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब कैसा करना चाहिए, एक तो मैंने आपको शुरू भी दिखाया है, और दूसरा अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो यह एक आदर्श फॉन्ट है। देखिए ये लिखा गया है, यह एक आदर्श फॉन्ट है। इनका जो फॉन्ट है, जो लेटर का साइज है वो अच्छा है। इन्होंने देखिए किस तरह से ग्राफ भी बनाया है, बढ़िया ग्राफ बनाया है। हालांकि इन्होंने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा है, इस वजह से इसको कम नंबर मिले हैं, लेकिन इनका लिखावट ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर जो है ये देख सकते हैं, इसको भी आप आदर्श फॉन्ट के रूप में रख सकते हैं। लिखावट का तरीका भी ठीक है, किस तरह से ग्राफ डायग्राम और जहाँ पर उचित जगह छोड़ना चाहिए वो छोड़ा गया है। किस तरह से देखिए आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है, इसको देख सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल का कॉपी है, टोपोलॉजी ऑप्शनल का है, जिसमें फिगर वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे फिगर भी बनाए गए हैं। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, और ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दर्शाया कि ये सब सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। इनमें से कई लोग तो मेंस निकाल भी चुके हैं, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से छूट गए हैं और फिर से इस बार दे रहे हैं, और कई लोग पहली बार में सफलता प्राप्त करके ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो आप भी करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। आपने सुना होगा ये कहानी कि किस तरह से जब भरद्वाज को कह दिया गया था कि भाई बेटा तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं, इसलिए घर जाओ खेती बाड़ी करो, और जब वो कुआं पर आकर देखा था कि किस तरह से एक मुलायम रस्सी जो है पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो क्या बार बार मैं प्रयास करूंगा तो मेरे पास बुद्धि नहीं आएगा, क्या मेरे पास विद्या नहीं आएगा। और वो वापस लौटा था और संस्कृत के महान व्याकरण लेखक बने थे। तो उसी प्रकार से आप जान लीजिए कि ये रिहर्सल है, ये प्रैक्टिस है, और इस तरह का कॉपी लेके आप समय प्रबंधन 3 घंटा लेकर आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लेखन कला में सुधार कर सकता है, आपको उत्तर लिखने की स्ट्रेटजी में बदलाव ला सकता है, और आपको निर्धारित 3 घंटा जो समय है उसके अंतर्गत समय प्रबंधन के साथ किसी भी उत्तर को सटीक, सारगर्भित, संपूर्ण और आकर्षक रूप से आप लिख सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर यूपीएससी मुख्य परीक्षा अच्छे नंबरों के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और जब अच्छे नंबर के साथ यूपीएससी मुख्य परीक्षा क्रैक कर लेंगे तो फिर इंटरव्यू में आपके पास काफ़ी कम दबाव होगा, यानी ऑफिसर बनना तय हो जाएगा यही मेंस की परीक्षा से। तो हमारा ये आज का कार्यक्रम था, परीक्षा नज़दीक है, और मैंने सोचा कि आपको कैसे हम इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि ज्ञान एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन दूसरी बात है। परीक्षा हॉल में आपको यही करना है कि जितना भी ज्ञान है, अब आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं 1-2 दिन में, लेकिन जो भी ज्ञान है, जितना भी आपने पढ़ा, उसको कैसे आप परीक्षा हॉल में आप सम्यक रूप से, सारगर्भित रूप से, सटीकता के साथ उत्तर लिखकर उसका प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। एग्जामिनर यही देखता है, वो नहीं जानता है कि बंदा जो है ये पढ़ने में बहुत तेज था, इसको ज़्यादा नंबर दे दे। आपका परिचय एग्जामिनर के पास आपका कॉपी ही कराता है, आप वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद नहीं होते हैं। आप प्रत्यक्ष मौजूद होंगे इंटरव्यू में, उस समय आपके पर्सनालिटी और आपके हाजिर जवाबी को देखकर नंबर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आपका कॉपी ही आपका परिचय है। तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको आकर्षक उत्तर लिखना है, और सबसे बड़ी बात है कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितना मांगा जा रहा है उतना लिख के ही आना है, एक भी प्रश्न छोड़े
तो सफलता के रेस से बाहर। इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आप सारे प्रश्नों को उचित समय प्रबंधन के अनुसार से लिख कर आते हैं तो मैं आपको सफलता की गारंटी देता हूं। आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।